वेलकम टू देवेन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी संविधान को लेकर कैबिनेट मिशन आयोग की। हमने बात की थी पिछली वीडियो में कैबिनेट मिशन आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की और सिफारिशों में जो प्रमुख थी वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। पहली बात तो ये, संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389 होंगे। एक जो सदस्य होगा संविधान सभा का वह 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रक्रिया पर होगा। मतलब निर्वाचन जो होगा वह एक प्रक्रिया द्वारा होगा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। और जो जनता होगी वह अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होगी, किसमें, संविधान सभा में। ठीक है, अब सिफारिश अपन ने पढ़ ली थी कैबिनेट मिशन की। अब देखिए, अब जो उन्होंने ये तो बता दिया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389, और उन्होंने साथ में ये बताया कि जो 389 सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। देखो, भारतीय संविधान सभा में सदस्य जो होंगे 3 प्रकार से लिए जाएंगे। तो संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से, 3 जगह से लिए जाएंगे। सबसे पहले अपना चल रहा है, ध्यान रखें आप, अभी अपनी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है, अपन संविधान सभा के गठन से पूर्व का परिदृश्य की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो संविधान सभा में जो सदस्य लिए जाएंगे वो 3 प्रकार से लिए जाएंगे। पहला है ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य। ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य लिए जाएंगे, मतलब जो सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांतों से उनका क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, उनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अब देखो वो उनकी संख्या कितनी होगी, 292। ठीक है, तो आपने देखा ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होगी, 292 लिए जाएंगे। ठीक है, आगे अपन बात करें दूसरा, तो कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है, जहां पर जिन प्रदेशों पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र का शासन व्यवस्था चलती है सीधा। ठीक है, उनको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और इन्हीं प्रदेशों से कितने लिए जाएंगे, 4 लिए जाएंगे सदस्य। ठीक है, और 4 कौन कौन सी जगह से लिए जाएंगे, अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है, कुर्द से, दिल्ली से, बलूचिस्तान से। ठीक है, तो इन 4 जनों से, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्द, दिल्ली और बलूचिस्तान से 4 क्या लिए जाएंगे, सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो है वह देशी रियासतों से क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। कितने सदस्य, 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। अब आपको ध्यान रखने की योग्य जो बात है यहाँ पर वो क्या है, आपको पहला और दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ से जो सदस्य ले रहे हैं उनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है अपने पास, वहां पर क्या होगा, मनोनयन होगा, सदस्यों का मनोनयन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्वाचन होगा 292 का ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्यों का निर्वाचन होगा कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस तरह टोटल मिलाकर जो निर्वाचन होंगे वो कितने के होंगे, तो टोटल मिलाकर निर्वाचन होगा वो होगा 296 सीटों का। मतलब अगर चुनाव होते हैं, आगामी चुनाव जो होंगे, ठीक है, इसके लिए अंतरिम सरकार के गठन के लिए, तो उसमें जो निर्वाचन होगा वो 296 सीटों पर होगा। जबकि 93 जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है, अपन बात करें निर्वाचित और मनोनीत दोनों को मिलाएं तो कितनी होती है, 389 होती है, जो कि कैबिनेट मिशन आयोग की जो सिफारिश थी कि 389 सदस्य होंगे इसमें संविधान सभा में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 296 सीट है निर्वाचित और 93 सीट है मनोनीत। तो इस तरह से दोनों मिलाकर क्या होते हैं, 389 होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपन ने निर्धारित कर लिया कि सदस्य कहाँ कहाँ से होंगे, कितने कितने होंगे। अब क्या होंगे, चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे भारत में। और चुनाव क्यों होंगे, भारतीय संविधान सभा गठन करने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव होंगे। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा की 296 सीटों पर क्या होंगे, चुनाव कराए गए। 296 भी क्यों कराए गए, 389 भी क्यों नहीं कराए गए, क्यों नहीं कराए गए, इसलिए नहीं कराए गए कि 296 सीटें क्या है, निर्वाचित हैं, बाकी तो मनोनीत है। ठीक है, इसीलिए 296 सीटों पर चुनाव कराए गए, जिनमें से कांग्रेस जो, देखो चुनाव कराए गए, अब चुनाव होगा तो परिणाम भी आएगा कुछ, ठीक है, मत मिलेंगे। अब देखो कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ इन चुनावों में, जुलाई 1946 वाले चुनाव में। ठीक है, जो अपने भारतीय संविधान सभा के लिए जो पहले चुनाव हुए थे उनमें सबसे ज्यादा जो है बहुमत मिला। तो सबसे ज्यादा बहुमत मिला किसको मिला, कांग्रेस को मिला। कितना मिला, 208। उसके बाद अपन बात करें मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग को जो मिला बहुमत 73 का मिला, और अन्य अदर्स पार्टी जो थी उनको कितना मिला, 15 का। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बहुमत मिला किसको मिला, कांग्रेस संस्था को मिला है। कांग्रेस को 208 सीट मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस आपस में क्या है, बिल्कुल विरोधी पार्टियां हैं। ठीक है, इसीलिए मुस्लिम लीग क्या हो गई, यहाँ पर नाराज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, इनका अनुपात बहुत क्या है, अंतर ज्यादा है। मुस्लिम लीग को बहुत कम बहुमत मिला, कांग्रेस को ज्यादा मिला। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग नाराज हो गई और क्या कर दिया मुस्लिम लीग ने, 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया। और क्या कर लिया, कत्लेआम
खुलेआम कत्लेआम चालू कर दिया। ठीक है, मुसलमानों और हिंदुओं में जबरदस्त लड़ाई हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ। देखिए क्या हुआ, संविधान सभा के चुनाव में अपने अल्प बहुमत को देखते हुए क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा का पहले तो बहिष्कार किया कि हमको संविधान सभा बनानी नहीं है, हम इसमें प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ठीक है, और जब बहिष्कार किया और उसके बाद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। और इस दिवस में मनाने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, दंगे फसाद हुए भारत में बहुत ज़्यादा, और कत्लेआम हुए, और बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, रक्तपात हुआ। ठीक है, देखो उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर देखो जो ब्रिटिश प्रांतों जो निर्वाचित सदस्य होंगे 292, कितने, 292, इनमें से जो सदस्य होंगे कौन कौन से होंगे, देखो 292 में से 79 79 जो होंगे मुस्लिम होंगे, 4 सिख होंगे, और 213 जो होंगे वो साधारण होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 292 में से मुस्लिम, सिख और साधारण ने क्या किया, प्रतिनिधित्व था इनका। ठीक है, मुस्लिम का कितना प्रतिनिधित्व था, 79, सिख का कितना 4, और साधारण का कितना था, 213 प्रतिनिधित्व था। ठीक है, अपन आगे बात करें अगर अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 33 थी। 33 क्या थी, अनुसूचित जनजातियों की क्या थी, संख्या थी सदस्यों की, कहां पर, संविधान सभा में। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि दलितों का भी क्या रखा जा रहा है, ध्यान पूरा रखा जा रहा है संविधान सभा के निर्माण में, क्योंकि वे भी क्या है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, उनको भी क्या मिलनी चाहिए, संविधान सभा में उपस्थिति उनकी दर्ज होनी चाहिए, जिससे कि क्या कर सके, वो संविधान, भारत के संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका तय कर सके, उनका भी क्या कर सके, योगदान हो संविधान निर्माण में। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने बात की संविधान सभा में सदस्य के कितने कहाँ से लिए गए। ठीक है, अपन ने बात की चुनावों की, चुनावों में क्या परिणाम रहा, कांग्रेस को बहुमत ज्यादा मिला, उस वजह से मुस्लिम लीग क्या हुई, नाराज हो गई, और 16 अगस्त 1946 को क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया। देखो अब यहाँ पर क्या चुनाव हो गए, बहुमत प्राप्त हो गया, अब क्या बनेगी, सरकार बनेगी, और जो सरकार बनेगी उसको नाम देंगे अपन अंतरिम सरकार। ठीक है, और अंतरिम सरकार बनने के बाद क्या बनेगी, क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, गठन होगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन आगे। देखिए अपन बात करते हैं अंतरिम सरकार की। ठीक है, अब अंतरिम सरकार का गठन होगा, और गठन होने के बाद अंतरिम सरकार क्या करेगी, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। देखिए अंतरिम सरकार गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ, अंतरिम सरकार गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, और अध्यक्षता करते हैं कौन, तत्कालीन वायसराय भारत में कौन थे अंग्रेजों की तरफ से, लॉर्ड वेवेल, और ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अध्यक्षता की किसकी, अंतरिम सरकार गठन की, और गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अध्यक्षता की थी लॉर्ड वेवेल ने। अपन ने बात की आगे, अगर अपन आगे बात करते हैं अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आगे अपन बात करें अंतरिम सरकार का कार्य क्या था, देखो शासन व्यवस्था को आगे चलाना, शासन व्यवस्था को आगे चलाने के लिए किसकी जरूरत थी, संविधान सभा गठन की जरूरत थी। तो इसीलिए शासन व्यवस्था को आगे चलाने के लिए संविधान सभा गठन करना, और संविधान सभा गठन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अलावा भी क्या करना, शासन व्यवस्था को क्या करना, आगे चलाना क्या था, इसका मुख्य काम था किसका, अंतरिम सरकार का। ठीक है, अब अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम देखो क्या था, अंतरिम सरकार में देखो सरकार है, अब सरकार है तो मंत्री भी होंगे। ठीक है, तो मंत्री सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है, अपना प्रधानमंत्री होता है, मंत्रियों का मुखिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बने थे कौन, जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहली सरकार है, ठीक है, जो क्या जिसमें क्या हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे। और यहाँ पर देखो गृह मंत्री बनेंगे सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है अपने पास। यहाँ पर कौन बनेंगे, ये गृह मंत्री बनेंगे। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री बनेंगे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो है वो क्या बनेंगे, अपने शिक्षा मंत्री बनेंगे। आगे हम बात करें खाद्य मंत्री की, तो खाद्य मंत्री बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनेंगे, अपने खाद्य मंत्री बनेंगे। आगे अपन बात करें श्रम मंत्री की, तो श्रम मंत्री जो होंगे क्या होंगे, जगजीवन राम होंगे। कौन होंगे, जगजीवन राम जो है वो क्या होंगे, अपने श्रम मंत्री होंगे अंतरिम सरकार के। आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, आगे अपन बात करें अगर रेल मंत्री, तो रेल मंत्री हैं आसफ अली। कौन है, आसफ अली जो है वो क्या है, अपने रेल मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री जो है वो है सरदार बलदेव सिंह। कौन है, सरदार बलदेव सिंह। तो इस तरह से यहाँ पर आगे अपने पास रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, और लास्ट है अपना वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार के लियाकत अली खान। कौन थे, लियाकत अली खान। ठीक है,
तो लियाकत अली खान जो थे वो क्या हुए, अपने वित्त मंत्री हो गए। ठीक है, इस तरह से अंतरिम सरकार में मुख्य मंत्रियों के नाम वापिस देख लीजिए आप क्या होता है। तो 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार गठन होता है। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तब तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल, और लॉर्ड वेवेल क्या थे यहाँ पर अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की तीनों ने। ठीक है, अपन बात करें उपाध्यक्ष बनाया गया किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और अपन बात करेंगे अंतिम सरकार के कार्य की, तो इसका कार्य था शासन व्यवस्था को आगे चलाना और संविधान सभा गठन करना, और संविधान सभा के गठन के बाद भी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख कार्य था। प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री बनाए गए श्री राजगोपालाचारी, खाद्य मंत्री बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेल मंत्री बनाए गए आसिफ अली, रक्षा मंत्री बनाए गए सरदार बलदेव सिंह, और यहाँ पर सिर्फ वित्त मंत्री जो बनाए गए वो बनाए गए लियाकत अली खान। ठीक है, अगर आपको याद करना है ये मंत्रियों के नाम तो बहुत ईजी है। प्रधानमंत्री तो आपको याद रहेगा, जो उपाध्यक्ष थे वही क्या हुए, प्रधानमंत्री हो गए। तो गृह मंत्री, ठीक है, अब गृह मंत्री घर में कौन होता है, भाई होता है, कौन होता है घर में, भाई होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। शिक्षा मंत्री देखो आचार्य जो होते हैं वो शिक्षा संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर आचार्य है, तो क्या कर लोगे आप, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। खाद्य मंत्री यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, प्रसाद, और प्रसाद के खाते पर, तो यहाँ पर प्रसाद के हिसाब से आप खाद्य मंत्री याद कर सकते हो। श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम। ठीक है, राम ने क्या किया, हमेशा श्रम किया। ठीक है, कभी भी भोग विलास का स्वाद नहीं चखा उन्होंने, हमेशा श्रम किया, तो जगजीवन राम। और जीवन में क्या है, श्रम ही श्रम है, तो यहाँ पर श्रम मंत्री के नाम से आप कर सकते हो जगजीवन राम, याद कर सकते हो। आगे चले रेल मंत्री, तो सफर से क्या हो, सफर कहाँ होता है, अपना रेल में होता है, तो रेल मंत्री हो गए आसिफ अली हो गए। अब रक्षा मंत्री की बात करें और सरदार जो होते हैं बलदेव सिंह, इनका नाम ही कैसा है, एक फौजी का जैसा नाम है, तो इसलिए सरदार बलदेव सिंह जो है वो क्या होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। और लियाकत अली खान जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपना अंतिम सरकार जो है वो कंप्लीट होता है। अपन ने बात की अभी तक, अपन ने बात की संविधान सभा के गठन से पूर्व के परिदृश्य पर। अब आगे अपन बात करते हैं संविधान सभा के गठन के जो गठन है उसकी बात करेंगे अपन, संविधान सभा गठन की। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन होने के बाद अब अंतरिम सरकार क्या करेगी, संविधान सभा का गठन करेगी। तो संविधान सभा का देखो गठन आज अपन बात करने वाले हैं। हमने अभी तक बात की थी संविधान सभा के गठन से पूर्व के परिदृश्य पर, अब हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन पर चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा का जो गठन है वह हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया अंतरिम सरकार के बनने के बाद। ठीक है, तो देखो अब संविधान सभा गठन हो गया, उसके बाद क्या चल रही है, बैठकें चल रही हैं, और संविधान सभा की प्रमुख प्रारंभिक बैठकों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, और कहीं से कोई क्वेश्चन बनने के चांस बनते भी नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके प्रारंभिक प्रमुख बैठकों में ही है। तो अपन बात करेंगे संविधान सभा की प्रारंभिक हुई प्रमुख बैठकों की। तो प्रमुख जो बैठक है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, प्रारंभिक प्रमुख बैठकों में 3 बैठकें मुख्य हैं, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक। ठीक है, और देखो पहली बैठक की अपन बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखो गठन कब हुआ, 6 दिसंबर गठन हुआ है। ठीक है, और जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसमें क्या हुआ, वरिष्ठता के आधार पर जो संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ था उसी को क्या कर दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और जो वरिष्ठ था वो कौन था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर क्या बना दिया गया, एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो अपन बात करें प्रथम बैठक की, प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए आगे हम बात करें तो संविधान सभा का जो उद्घाटन है कब हुआ, इसी डेट को हो गया 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुआ। ठीक है, जो हुआ उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने ही की। ठीक है, तो आपको पहली जो बैठक हुई इसमें याद क्या करना है, 2 बातें याद करनी है आपको। प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, गठन के 3 दिन बाद 7, 8, 9 तीसरे दिन क्या हो गई, अपनी प्रथम बैठक हो गई थी। तो प्रथम बैठक में क्या हुआ, वरिष्ठता के आधार पर सीनेट के हिसाब से क्या कर दिया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ऐसे अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी दिन क्या हुआ, संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। ठीक है, और उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि उद्घाटन अधिवेशन जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया या फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो आप क्या बताओगे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है,
अब देखिए, अब आती है अपनी द्वितीय बैठक। ठीक है, द्वितीय बैठक जो होती है वो 2 दिन बाद होती है, 10-11। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है। और इसमें क्या होता है, देखो दो चीज आपको याद रखनी है इसमें, एक तो स्थायी अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, देखो पहले क्या था, अस्थायी अध्यक्ष था, कौन था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अपनी भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। और एक 2 उपाध्यक्ष बनाए। ठीक है, पहला था हरीश चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इनको। तो उपाध्यक्ष कौन थे, 2, हरीश चंद्र मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो 2 आपको उपाध्यक्ष रखने हैं। एक स्थायी अध्यक्ष हो गए यहाँ पर, पहले क्या थे, अस्थायी थे, कौन, सचिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है, अब देखो अब आती है अपनी तीसरी बैठक। ठीक है, तृतीय बैठक जो हुई वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। और यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक प्रस्ताव क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं सभा में। और उस प्रस्ताव का नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तीसरी बैठक में, जो कि कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पारित नहीं किया, क्या किया, प्रस्तुत किया। और वह प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। ठीक है, अपन बात क्या अगर ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव वास्तव में क्या है, संविधान का क्या है, एक निचोड़ है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव आप बोल सकते हो संविधान का क्या है, एक दर्पण है। तो आज अपन ने बात की संविधान सभा के गठन की, अंतरिम सरकार की, और अपन ने बात की अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्रियों की। ठीक है, अब अपन अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, देखो अब संविधान का सभा का गठन हो गया, अपन ने प्रमुख बैठकों की बात भी कर ली। अब क्या होगा, अब आगे होगा भारत पाकिस्तान का विभाजन। क्या होगा, भारत पाकिस्तान का विभाजन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 1946 सन चल रहा है यहाँ पर। देखो अब क्या होगा, 1947 आएगा और अपन को क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। पूरा जो हिंदुस्तान है वह 2 अलग अलग डोमिनेंट बढ़ जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो अगली वीडियो में बात करेंगे अपन माउंटबेटन योजना की। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिकीवर्ड प्लान भी बोलते हैं अपन। ठीक है, करते हैं बात माउंटबेटन योजना की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।